सभी साथियों को जय हिंद। साथियों, राजस्थान होमगार्ड समन्वय समिति एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये निदेशालय गृह रक्षा राजस्थान की जो होमगार्ड की भर्ती थी, जो कि 9/1/2023 को रिलीज हुई थी, उसके संबंध के अंदर कुछ चीज़ें या विज्ञप्ति आपको दिखाई जा रही है। काफ़ी सारे जो अभ्यर्थी हैं वो बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इस भर्ती के संबंध के अंदर वीडियो बनाया जाए, तो आपको इस भर्ती के संबंध में ज़्यादा जानकारी दी जा रही है। इसे देने का रीज़न ये है कि यह भर्ती 9/1/2023 को आई थी और समन्वय समिति का यूट्यूब चैनल 25 मार्च 2023 को बना था। यानी समिति के चैनल बनने से पूर्व ये भर्ती आ चुकी थी, इसलिए इससे पूर्व ऐसा कोई वीडियो अभी तक प्रसारित नहीं किया गया। काफ़ी सारे अभ्यर्थी जो इस भर्ती को लेकर काफ़ी उत्साहित है और क्या तैयारी करनी है, कैसे करनी है, इसके बारे में बार बार सवाल पूछ रहे हैं। तो चलिए, जो भी नए अभ्यर्थी है उन सबको इसकी डिटेल दी जा रही है। ये जो विज्ञप्ति है वो 654/702 जो कि 9/1/23 को गृह रक्षा स्वयं सेवक नामांकन हेतु विज्ञप्ति है। आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा कि गृह रक्षा में जो जवान है वो स्वयं सेवक है और ये भर्ती नहीं, मात्र नामांकन प्रक्रिया है। इसके अंदर 3842 पदों की भर्ती है, जिसके अंदर आप सबने अप्लाई कर दिया है। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि SSO ID से होगी और इसके लिए 250 रुपये व अनुसूचित जाति जनजाति EWS MBC वर्ग के लिए 200 रुपये है। अब इसके लिए मुख्य बात है जो कि शारीरिक दक्षता परीक्षा प्रवेश पत्र जारी होने की जो चीज़ लिखी है, उसके अंदर विभाग द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए प्रवेश ऑनलाइन ही जारी किए जाएंगे, कोई डाक से जारी नहीं किया जाएगा। यानी कि आप घर पे वेट मत कीजिए, आप ई-मित्र के माध्यम से या अपने मोबाइल के माध्यम से विभाग की साइट चेक करते रहे कि इसके अंदर जो आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर है, उस पर सूचना भेजी जाएगी। तो जिस भाई ने, बहन ने ये फॉर्म भरा है, वो अपना जो ईमेल आईडी है या जो व्हाट्सएप या मोबाइल नंबर के मैसेज है उस पर ध्यान देते रहें। कहीं ये ना हो जाए कि मेल आए और आपको पता भी नहीं चले। इसके बाद में जो नामांकन के पद हैं वो कहाँ कहाँ कितने कितने हैं, उनकी जानकारी पूर्ण दी गई है। आप विभाग की जो वेबसाइट है उसे खोल के चेक कर सकते हो कि आप किस ज़िले में हैं, किस कैटेगरी में हैं, वहाँ कितने पद हैं। इसकी कुल पदों की संख्या 3842 है। आपके ज़िले में कितने हैं वो आपको विज्ञप्ति के माध्यम से पता चल जाएगा। चलिए साथियों, इसके आगे देखते हैं नामांकन हेतु परीक्षा केंद्र। ये जो चयन प्रक्रिया है, इसके अंदर जो शारीरिक PT यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक नाप तोल और जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो चेक होंगे और ये 15 दिन पूर्व आपको बता दिया जाएगा कि आपको उक्त जगह पे आना है। इसमें आरक्षण का जो प्रतिशत है वो अनुसूचित जाति का 16% है, जनजाति का 12%, अन्य पिछड़ा वर्ग 21%, EWS के लिए 10% जो कि केंद्र सरकार से रिजर्व है और MBC के लिए 5%। महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि 35% आरक्षण दिया गया है और हो सकता है कि जो अब नया सर्कुलर जारी हो उसके अंदर ये बढ़ा के 50% कर दे, क्योंकि मोदी जी व भजनलाल जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनकी ऐसी मंशा है कि महिलाओं को हर भर्ती के अंदर 50% का कोटा दिया जाए। यदि ऐसा होता है तो एक बड़ी संख्या महिलाओं की देखने को मिलेगी। इसके अलावा
इसके अंदर क्लियर किया गया है कि 8% महिला विधवा है उनके लिए रिजर्व है, 2% जिनका विवाह तलाक हो चुका है उनके लिए रिजर्व है। और जो राजस्थान सरकार का परिपत्र है जिसके अंदर क्रमांक F7/2 DOP कैक है /96 पार्ट दिनांक 13/1/2016 के अनुसार यह भर्ती में जो सरकारी कर्मचारियों की भर्ती आती है उसके अंदर जैसा भी है वो इसके अंदर दिखाया गया है। अब स्पष्टीकरण के अंदर क्या मुख्य है कि विवाह के मामले में यदि कोई विधवा है तो वो अपना पति का मृत्यु प्रमाण पत्र अवश्य लाए, और यदि तलाकशुदा है तो वो जो डिग्री होती है जो कि न्यायालय से पारित होती है वो डिग्री अवश्य लगाएं। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5% का आरक्षण है। भूतपूर्व सैनिक जो कि आप सब जानते हो, मुझे नहीं लगता कि कोई भूतपूर्व सैनिक इसमें आवेदन करेगा, क्योंकि ये आप सबको पता है कि स्वयंसेवक भर्ती है और इसमें जितने पैसे मिल रहे हैं उतने भूतपूर्व सैनिकों को रेक्सो से पेमेंट मिलता है। तो इसके लिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इनके लिए सेवा मुक्ति एंड डिस्चार्ज कार्ड वगैरह ये मांगा है। TSP अनुसूचित जनजाति सारिया, इनके लिए मानदेय के लिए लिखा हुआ है। आप ध्यान देना कि होमगार्ड कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होता। राज्य सरकार के अध्यादेश 1963 व राज्य सरकार द्वारा प्रसारित गृह नियमावली 1962 के तहत इनको चयनित कर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, और राज्य सरकार के विभाग की जब अब मांग आती है तब इन्हें लगाया जाता है। जब लगते हैं तो वर्तमान के अंदर 693 रुपये, और नियोजन चतुर्थ श्रेणी पर लगते हैं उनके 590 रुपये दे है। अब आप चीज़ ध्यान दीजिएगा, पहले 693 थे, आज की डेट के अंदर 965 रुपये 1 अप्रैल 2025 से जो वर्दीदारी है उनके पेमेंट 965 होगा, और जो चतुर्थ श्रेणी पदों पर काम कर रहे हैं उनका पेमेंट 822 रुपये प्रति दिवस होगा। और इसमें प्रत्येक 5 साल बाद पुनः नामांकन नवीनीकरण की प्रक्रिया के लिए बताया गया है, जबकि आप सबको बता दिया जा रहा है कि नवीनीकरण की प्रक्रिया 5 से बढ़ाकर 15 साल कर दी गई है। 15 साल यानी कि आपकी सदस्यता 15 साल होगी, 15 साल बाद के अंदर रिवल फॉर्म भरा जाएगा। अब इसके अंदर जो छूट, अयोग्यता या पात्रता ये क्या है क्या नहीं है, इसके अलावा इसमें आप देख लीजिए। सबसे पहले जो जवान है जो भर्ती होना चाह रहा है उसकी डेट, मतलब कि एजुकेशन ओनली 8वीं पास मांगी गई है, और आयु सीमा 1/1/23 को 18 वर्ष और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी जो भी जवान भर्ती हो रहा या होना चाह रहा है वो ध्यान देना, 18 वर्ष से ऊपर हो, 35 वर्ष से ऊपर नीचे हो। 35 वर्ष से ऊपर होंगे उनके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे और उनका नंबर नहीं आएगा। तो 8वीं की मार्कशीट ध्यान रखें, और जो इनकी किलोमीटर वाली परिधि है उसके अंदर भी आना चाहिए, क्योंकि पिछली भर्ती के अंदर भी देखा था कि कुछ जवान ऐसे थे जिनके परिधि के कारण, यानी वो परिधि से बाहर आ रहे थे और उनके फार्म है वो निरस्त कर दिए गए थे। ऐसे कहीं मैटर कोर्ट में भी गए थे। तो मापदंड क्या कहता है? मापदंड बताता है कि न्यूनतम जो ऊंचाई है वो 168 होनी चाहिए और महिला की 152 होनी चाहिए। 12 जिले में जो शहरी है उनके लिए विशेष छूट है। उनमें पुरुषों की हाइट 160, महिलाओं की हाइट 145 सेमी, सीना बिना फुलाए 81, फुलाने पे 86, कम से कम 5 फुलाव होना चाहिए। जो जवान भर्ती होना चाह रहा है वो ये चीज़ ध्यान दे कि जब फिजिकल हो तो फिजिकल के अंदर जब भी आपका चेस्ट नापा जाए, जब आप नॉर्मल वे तरीके से खड़े रहे। मैंने काफ़ी को देखा है
कि जब भी चेस्ट नापने का टाइम आता है वो सीना उठा के खड़े होते हैं, और उसके बाद के अंदर जब फुल आउट होती है, फुल आउट भी उनका 5 इंच नहीं फूल पाता। अच्छे अच्छे लड़के इस गलती के कारण बाहर चले जाते हैं। तो जब भी हो आप घर पे प्रैक्टिस करते रहें कि आपको किस तरह खड़ा होना है। इंच टेप ले और अपने जो भी भाई है उनसे सीना नपवाते रहें कि आपका उक्त तरह खड़े होने से 81 सीना हो सकता है। शहरिया के लिए जो बिना फुलाए 74 है, फुलाने पे 79 है। जो महिला है उन पे ये शर्त लागू नहीं होती, उनका मात्र वजन 47.5 किलोग्राम होना चाहिए। और जो 12 क्षेत्र की महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनका 43 होना चाहिए। चिकित्सक मापदंड में बिना चश्मे की आंखें 6/6 होनी चाहिए, और जवान जागरूक, सुदृढ़, स्वास्थ्य, शारीरिक विकारों से दूर होना चाहिए, और मानसिक मूर्ता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। घुटने आपस में टकराने नहीं चाहिए, ये चीज़ ध्यान दें। नसें फूली भी नहीं होनी चाहिए, बेगापन होना चाहिए, बेगापन नहीं होना चाहिए। रतौंधी, रंग दृष्टि दोष, हकलाकर बोलना, समतल पैर, हर्निया, शल्य प्रॉब्लम यानी कोई सर्जिकल प्रॉब्लम, कहीं अपेंडिक्स वगैरह हो रखी है, तो ऐसे में कोई जिसका ऑपरेशन हाल ही में हुआ है, ऐसा जवान वहाँ नहीं आए और दौड़ नहीं लगाए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद में नामांकन में अयोग्य व्यक्ति कौन होगा, तो सबसे पहले बात करते हैं ऐसे पुरुष या ऐसी महिलाएं जिनकी एक से ज़्यादा शादियां हो रखी है, वो इसमें अपात्र माना जाएगा। यदि आप शादीशुदा हैं तो आपको विवाह का जो पंजीयन प्रमाण पत्र है वो पेश करना बहुत आवश्यक है। और उसके साथ के अंदर एक चीज़ और ध्यान रहे कि एक नोटरी करा के साथ ले जाए कि मैंने किसी प्रकार का दहेज स्वीकार नहीं किया गया है। ये सेंट्रल एक्ट 1961 का जो 28 नंबर पॉइंट है उसके अंदर लिखा है, जो अनुकंपा नियुक्ति के लिए भी लिखा गया है। जब कोई अनुकंपा नियुक्ति लेता है तो उसके अंदर क्लियर लिखा होता है कि मेरे द्वारा किसी प्रकार का दहेज स्वीकार नहीं किया गया। जब दहेज स्वीकार नहीं होता है तभी उसके नाम पर विचार होता है। और ऐसा कोई व्यक्ति जिसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज हो या न्यायालय में विचाराधीन हो, उससे सजा हो रखी हो, उसका नामांकन के लिए वो अपात्र माना जाएगा। या इन सब के अलावा यदि किसी ने फॉर्म भर दिया, वो अपना कोई तथ्य छिपाता है कि उस पर मुकदमा हो रखा है या उसे सजा हो रखी है, ऐसा कुछ प्रोसेस जो छुपाता है और बाद के अंदर वो उजागर होता है, तो उसे उसी समय अपात्र अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अब नामांकन हेतु चयन प्रक्रिया है, उस पर यह डालिए। नामांकन प्रक्रिया अवस्थित निर्धारित परीक्षा स्थल पर जो प्रमाण पत्र लेके जाएंगे, यानी आपका जब एडमिट कार्ड जारी होगा तो आप एडमिट कार्ड के साथ के अंदर क्या क्या लेके जाना है। एक तो शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र ले जाना है, जहाँ का मूल निवासी है वो आपकी कितनी आयु है, यानी जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट। अगर आपके कोई विशेष जाति है, AWS में हो या आप OBC हो या STSC हो, तो उक्त का रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आपको वहाँ का जो SDM से प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र होता है, वो ले जाना अति आवश्यक है। विवाह के संबंध के अंदर विधवा हो तो वो अपने का पति का मृत्यु प्रमाण पत्र लेके जाए। आपको पूर्व बताया गया था किसी का तलाक हो रखा हो तो वो उस तलाक के संबंध में डिग्री लेके जाए। अब इसके अंदर आपको इस वीडियो का भी लंबा होता जा रहा है और ये 14 मिनट का लगभग बन चुका है, इसलिए इसका सेकंड पार्ट भी बनाना पड़ेगा। तो साथियों, मिलते हैं जल्द सेकंड पार्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।